आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं उन ताकतों को समझने के लिए जो हमारी धरती का चेहरा लगातार बदलती रहती हैं। बिल्कुल। कैसे चट्टानें टूटती हैं, कैसे वो मलबा पहाड़ों से नीचे आता है, और हाँ, जमीन के नीचे पानी का क्या खेल चलता है। ये सारी जानकारी उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें इस पड़ताल के लिए मिले हैं। हाँ, और ये सब ना एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे कहते हैं अनाच्छादन, मतलब डिन्यूडेशन। अच्छा, अनाच्छादन। हाँ, यानी पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे घिस कर कह सकते हैं समतल होते जाना। ओके। इसके 4 मुख्य पड़ाव हैं: अपक्षय यानी वेदरिंग, फिर अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। आज हम खास तौर पर अपक्षय और वृहद संचलन, मास मूवमेंट पर ध्यान देंगे। जो स्रोत हमें मिले हैं उनमें इन्हीं पर ज्यादा जोर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपक्षय से, वेदरिंग। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है चट्टानों का मौसम के असर से टूटना फूटना। हाँ बिल्कुल, यही है, चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना या गलना, हवा पानी के असर से। और जैसा स्रोतों में बताया है, इसके 2 मुख्य तरीके हैं: रासायनिक यानी केमिकल, और भौतिक या यांत्रिक, फिजिकल या मैकेनिकल। अच्छा, 2 तरह से। हाँ, और मजे की बात यह कि ये दोनों अक्सर साथ साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए। रासायनिक अपक्षय, ये सुनने में थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या ये सिर्फ एसिड बारिश जैसा कुछ है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है ये प्रक्रिया, और लगातार चलती रहती है। इसे अनाच्छादन की बुनियाद कह सकते हैं। बुनियाद? हाँ, हवा और पानी चाहे कितना भी साफ लगे, उनमें कुछ तत्व होते हैं। ये तत्व चट्टानों के खनिजों से केमिकल रिएक्शन करते हैं। बहुत धीमी होती है ये क्रिया, पर लगातार चलती है। अच्छा। इससे चट्टान के कुछ हिस्से कमजोर पड़ जाते हैं या घुल जाते हैं, और बाकी हिस्से ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई ठोस उदाहरण है इन स्रोतों में इसका? हाँ, एक मलेशिया के ग्रेनाइट का जिक्र है। ग्रेनाइट में क्या होता है? क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, है ना? हाँ। तो पानी और हवा के संपर्क में फेल्सपार क्वार्ट्ज के मुकाबले ज्यादा तेजी से गलने लगता है। इससे चट्टान की सतह खुरदुरी हो जाती है और वो क्वार्ट्ज के दाने रेत की तरह बिखरने लगते हैं। सोचिए, एक ठोस चट्टान अंदर ही अंदर कैसे बदल रही है। कमाल है। और ये जो टूटा फूटा गला हुआ पदार्थ बनता है, इसे रेगुलिथ कहा गया है स्रोतों में। हाँ, रेगुलिथ। ये असल में चट्टान की ऊपरी ढीली परत हुई है ना? इसका क्या होता है फिर? बिल्कुल सही, ये चट्टान का बचा हुआ खनिज मलबा है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? अगर इस रेगोलिथ में जैविक पदार्थ मिल जाएं, जैसे पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, कीड़े मकोड़े, तो ये बन जाती है मिट्टी, सॉइल। अच्छा, मिट्टी ऐसे बनती है? हाँ, और मिट्टी बनना सिर्फ नतीजा नहीं है, ये खुद रासायनिक अपक्षय को और तेज कर देती है। अरे वाह, वो कैसे? क्योंकि मिट्टी बारिश के पानी को सोख लेती है। हाँ। और नीचे की चट्टानों को ज्यादा देर तक नमी के संपर्क में रखती है। सही है। और साथ ही मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं वो सड़ते हैं। उससे बनते हैं कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा। ये अम्ल पानी में घुलकर उसे और ज्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली बना देते हैं। अच्छा। सादे पानी से कहीं ज्यादा असरदार। ओह, तो ये एक तरह का साइकिल बन गया, अपक्षय से मिट्टी, मिट्टी से और अपक्षय। बिल्कुल, एक फीडबैक लूप जैसा। तो ये रासायनिक अपक्षय किन मुख्य तरीकों से होता है? स्रोतों में क्या खास बातें बताई गई हैं? 3 मुख्य प्रक्रियाएं दिखती हैं। पहली है विलयन, सॉल्यूशन। पानी, खासकर जब उसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, जैसे बारिश के पानी में, तो वो एक हल्का एसिड बन जाता है। अच्छा। ये कई खनिजों को घोल सकता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन वाले इलाकों में तो इसका असर गजब का होता है। हाँ, सुना है गुफाएं बन जाती हैं। बिल्कुल, ये कैल्शियम कार्बोनेट को घोलकर जमीन के नीचे विशाल गुफाएं, रास्ते बना सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया कम या ज्यादा हर तरह की चट्टान पर असर करती है। हर चट्टान पर? हाँ, इसकी रफ्तार चट्टान की बनावट और उसमें मौजूद दरारों, जॉइंट्स पर निर्भर करती है। गर्म और नम जगहों पर, जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों में, ये बहुत तेजी से होता है, जिससे मिट्टी की बहुत गहरी परतें, मतलब रेगोलिथ, बन जाती हैं। गहरी परत? हाँ, और कभी-कभी चट्टान के कुछ ज्यादा ही सख्त हिस्से, जिनमें दरारें कम होती हैं, वो बच जाते हैं। उन्हें कोर स्टोन कहते हैं। कोर स्टोन, जैसे अपक्षय के बीच में बचे हुए पत्थर। हाँ बिल्कुल, टापू जैसे लगते हैं। दिलचस्प। और दूसरी प्रक्रिया? दूसरी है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें हवा या पानी में जो ऑक्सीजन है वो चट्टान के खनिजों से क्रिया करती है। जैसे लोहे में जंग लगना? बिल्कुल वही, सबसे आम उदाहरण है। ज्यादातर चट्टानों में थोड़ा बहुत लोहा होता ही है। जब ये हवा पानी के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाता है, मतलब ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है। हाँ।
और ये जंग लगी परत असली लोहे से ज्यादा कमजोर और भुरभुरी होती है, तो पूरी चट्टान ढीली पड़ जाती है। चट्टानों पर वो जो लाल भूरा रंग दिखता है ना, हाँ दिखता है, वो अक्सर इसी ऑक्सीकरण का नतीजा होता है। अच्छा, और तीसरी आपने जैविक अम्लों का जिक्र किया था। हाँ, कार्बनिक अम्लों द्वारा अपघटन, डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड्स। मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, हाँ। वो मरे हुए पेड़ पौधों और जीवों को सड़ाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अम्ल पैदा करते हैं। ये अम्ल पानी में घुलकर चट्टानों को गलाने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, काई और लाइकेन जैसे छोटे पौधे, हाँ, वो तो पत्थरों पर भी उग जाते हैं। बिल्कुल, वो सीधे नंगी चट्टानों पर उग जाते हैं और अपनी जड़ों से चट्टानों से पोषक तत्व खींचते हैं और साथ ही अम्ल भी छोड़ते हैं। अच्छा, वो भी। हाँ, तो वो भी चट्टान को कमजोर करते हैं। तो ये जीव भी अपक्षय का एक अहम हिस्सा है। तो ये तो हुई रासायनिक क्रियाओं की बात, जो चट्टानों को अंदर से कमजोर करती हैं। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि चट्टानें बाहरी ताकतों से भी टूटती हैं, है ना? मतलब भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। बिल्कुल, ये चट्टान का बिना किसी रासायनिक बदलाव के सिर्फ फिजिकली टूटना या बिखरना है। हालांकि ये ताजी चट्टान पर भी हो सकता है, लेकिन अगर चट्टान पहले से रासायनिक रूप से थोड़ी कमजोर हो तो ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। अच्छा, इसके भी कई तरीके इन स्रोतों में बताए गए हैं, कुछ तो काफी असरदार लगते हैं। जैसे कि क्या है सबसे मुख्य? सबसे नाटकीय शायद बार बार तापमान में बदलाव है, रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, खासकर रेगिस्तानों में। हाँ, दिन गर्म रात ठंडी। बिल्कुल। दिन में तेज धूप से चट्टानें गर्म होकर फैलती हैं, रात में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। बाहरी परतें अंदरूनी परतों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलती सिकुड़ती हैं। सोचिए, रोजाना ये खिंचाओ और दबाओ। हाँ, टूटेंगी। धीरे धीरे चट्टान में दरारें पड़ने लगती हैं और वो टूटने लगती हैं। और अगर चट्टान में पहले से जोड़ या दरारें हैं तो वो वहीं से टूटती हैं। अच्छा। और ग्रेनाइट जैसी दानेदार चट्टानों में तो अलग अलग खनिज अलग अलग दर से फैलते सिकुड़ते हैं, तो ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। पहाड़ों की ढलानों पर जो नुकीले पत्थरों के ढेर दिखते हैं ना, हाँ। जिन्हें स्क्रीज कहते हैं, हाँ, देखे हैं। वो अक्सर इसी तरह बनते हैं। और कभी कभी चट्टान की बाहरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उधड़ने लगती हैं। प्याज के छिलकों की तरह? हाँ, उसे अपशल्कन या एक्सफोलिएशन कहा गया है स्रोतों में। एक्सफोलिएशन, वाह। और क्या तरीके हैं? पाला पड़ने का भी जिक्र था शायद। हाँ, तुषार क्रिया, फ्रॉस्ट एक्शन, समशीतोष्ण और ठंडे इलाकों में ये बहुत अहम है। चट्टानों की दरारों में जब पानी भर जाता है और तापमान 0 से नीचे गिरता है, तो वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है। हाँ, और जमने पर पानी का आयतन करीब 10% बढ़ जाता है। 10%? काफी है। हाँ, और ये फैलाव जबरदस्त दबाव डालता है, करीब 140 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बाप रे। बार बार पानी का जमना और पिघलना इन दरारों को फाड़कर चौड़ा कर देता है और चट्टान नुकीले टुकड़ों में टूट जाती है। पहाड़ों की वो नुकीली चोटियां, फ्रॉस्ट शैटर्ड पीक्स, इसी का नतीजा है। अच्छा, तो पाला भी चट्टानें तोड़ता है। तापमान और पाले के अलावा स्रोतों में बार बार गीला होना और सूखना का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, खासकर गर्म इलाकों और समुद्र तटों पर कुछ चट्टानें पानी सोखकर थोड़ी फैलती हैं और सूखने पर सिकुड़ती हैं। लगातार ऐसा होने से भी बाहरी परतें कमजोर होकर टूट सकती हैं। रेगिस्तानों में भी असरदार हो सकता है। ठीक है। और हाँ, जैविक कारक भी हैं। जैसे? पेड़ की जड़ें वो दरारों में घुसकर उन्हें चौड़ा कर देती हैं। हाँ, ये तो देखा है। जानवर बिल खोदकर जमीन को उथल पुथल करते हैं। और हम इंसान भी तो हैं। हाँ, हमारी गतिविधियां, खनन, सड़क बनाना, इन कामों से हम चट्टानों को तोड़ते हैं और उन्हें अपक्षय के लिए और ज्यादा खुला छोड़ देते हैं। सही बात है। तो चट्टानें टूट गईं रासायनिक और भौतिक तरीकों से। अब ये जो मलबा या रेगोलेथ बना है, ये कहीं तो जाएगा। यहीं पर वृहद संचलन यानी मास मूवमेंट का रोल आता है। सही कहा? एकदम सही। अपक्षय ने सामान तैयार किया, अब गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचेगा। वृहद संचलन का मतलब ही है अपक्षित पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर खिसकना। अच्छा। इसकी रफ्तार कई बातों पर निर्भर करती है। ढलान कितनी खड़ी है, मलबे का वजन कितना है, और सबसे जरूरी पानी की मौजूदगी। पानी चिकनाई का काम करता है। पानी यहाँ भी? हाँ, ये खिसकना बहुत धीमा भी हो सकता है और अचानक तेज भी। इसके अलग अलग प्रकार क्या बताएगा है स्रोतों में? मुख्य रूप से 3 तरह की गतिविधियां दिखती हैं। 3 तरह की? पहला है मृदा सर्पण,
सॉइल क्रीप? ये बहुत ही धीमी, लगभग न महसूस होने वाली हरकत है। सॉइल क्रीप मतलब मिट्टी का रेंगना। हाँ, कह सकते हैं। मिट्टी धीरे धीरे इंच इंच करके ढलान पर नीचे खिसकती रहती है। पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल, ये गीली मिट्टी में ज्यादा होता है, जहाँ पानी कणों के बीच चिकनाहट पैदा करता है। जानवरों के चलने या जमीन के हल्के कंपन से भी ये थोड़ा तेज हो सकता है। इसके सबूत कैसे मिलते हैं फिर? झुके हुए पेड़ दिखते हैं, या बाड़ के खंभे टेढ़े हो जाते हैं, या फिर दीवारों के पीछे मिट्टी जमा हो जाती है। अच्छा, ये धीमा खिसकना तो समझ आता है, पर स्रोत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी मिट्टी पूरी तरह बहने वाली है, जैसे कीचड़ बहता है। हाँ बिल्कुल, वो दूसरा प्रकार है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सिर्फ पानी की मात्रा का? हाँ, पानी की मात्रा निर्णायक है। दूसरा प्रकार है मृदा प्रवाह, सॉइल फ्लो या सोलिफ्लक्शन। मृदा प्रवाह? जब मिट्टी पानी से इतनी भर जाती है कि उसके कण लगभग तैरने लगते हैं, तो वो एक गाढ़े तरल की तरह बहने लगती है। ओह, कब होता है ऐसा? अक्सर तेज तूफानी बारिश के बाद सूखे इलाकों में होता है, या फिर ठंडे इलाकों में वसंत में, जब जमीन की ऊपरी जमी हुई परत पिघलती है। हाँ। और नीचे की जमीन अभी भी जमी होती है, तो पिघला हुआ पानी कहीं जा नहीं पाता और ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है। अच्छा। दलदली पीट मिट्टी वाले इलाकों में भी अगर मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो जाए तो वो बह सकती है। इसे आयरलैंड में बॉग बर्स्ट कहते हैं। बॉग बर्स्ट, इंटरेस्टिंग। और सबसे खतरनाक शायद तीसरा प्रकार है, भूस्खलन। हाँ, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, स्लम्पिंग, स्लाइडिंग। इसमें मिट्टी या चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अचानक और तेजी से ढलान पर नीचे गिरता या खिसकता है। अचानक? हाँ, ये खड़ी ढलानों पर होता है, पहाड़ों में, समुद्री चट्टानों पर, या जहाँ इंसानों ने खुदाई करके ढलानें खड़ी कर दी हों, जैसे सड़क या रेलवे कटान। इसके कारण क्या होते हैं? कई कारण हो सकते हैं। नदी या समुद्र के कटाव से ढलान का आधार कमजोर होना, भूकंप के झटके, इंसानी गतिविधियां। लेकिन अक्सर, जैसा कि स्रोतों में जोर दिया गया है, पानी ही मुख्य, कह सकते हैं, विलेन होता है। फिर से पानी? हाँ, बारिश का पानी चट्टानों की दरारों या परतों के बीच घुसकर चिकनाहट पैदा करता है, जिससे ऊपरी हिस्सा फिसल जाता है। अच्छा। ये खासकर तब होता है जब पानी सोखने वाली परत, जैसे रेत या मलबा, के नीचे चिकनी मिट्टी जैसी पानी न सोखने वाली परत हो। पानी ऊपर से रिसकर चिकनी मिट्टी पर जमा हो जाता है और उसे एकदम फिसलन भरा बना देता है। इसे स्लम्पिंग कहते हैं। स्लम्पिंग? हाँ, और यहाँ एक और अहम बात है, अगर ढलानों से पेड़ पौधे हटा दिए जाएं, तो खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वनस्पति पानी को सोखती है और मिट्टी को बांध कर रखती है। कैमरून हाईलैंड्स का उदाहरण इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो है। और जाहिर है, भूस्खलन के नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये तो हुई सतह पर होने वाली उथल पुथल। अब बात करते हैं भूजल की, ग्राउंड वाटर। बारिश का सारा पानी तो बहकर नदियों में नहीं जाता है ना? हाँ, कुछ जमीन के नीचे भी समा जाता है। हाँ बिल्कुल, पानी का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी और चट्टानों में रिसकर नीचे चला जाता है और वहां जमा हो जाता है। यही भूजल है। अच्छा। ये हमारे जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक अनदेखा लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा है। ये अपक्षय और वृहद संचलन में भी भूमिका निभाता है, जैसा हमने देखा कि पानी चिकनाहट पैदा करता है। और ये पानी का एक विशाल प्राकृतिक भंडार भी है। और फिर ये वापस सतह पर आता है? हाँ, आखिरकार ये पानी झरनों, स्प्रिंग्स के रूप में वापस सतह पर आता है और फिर से जल चक्र में शामिल हो जाता है। जमीन के नीचे कितना पानी जमा हो सकता है, ये किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो जलवायु का असर है ही, ज्यादा बारिश वाले इलाकों में ज्यादा भूजल होगा। हाँ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नीचे की चट्टानों की प्रकृति। दो शब्द यहाँ महत्वपूर्ण हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, सरंध्रता और पारगम्यता। सरंध्रता और पारगम्यता, इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सरंध्रता का मतलब है चट्टान में खाली जगह या छिद्र का होना। जैसे स्पंज में छेद होते हैं ना, हाँ। वैसे ही बलवा पत्थर, सैंडस्टोन जैसी चट्टानों में कणों के बीच खाली जगह होती है जहां पानी जमा हो सकता है। जितनी ज्यादा खाली जगह उतनी ज्यादा सरंध्रता। ठीक है, पोर्स का होना। और पारगम्यता? पारगम्यता का मतलब है कि चट्टान अपने अंदर से पानी को कितनी आसानी से बहने देती है। अगर छिद्र आपस में जुड़े हुए हैं तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अच्छा। बलवा पत्थर आमतौर पर सरंध्र भी होता है और पारगम्य भी।
मतलब उसमें जगह भी है और पानी बह भी सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा स्रोत बताते हैं। चिकनी मिट्टी, क्ले, वो बहुत सरंध्र होती है, उसमें पानी सोखने की काफी जगह होती है। अच्छा। परविएबल है। अच्छा। पानी को रोक लेती है। ओह, यानी जगह है पर रास्ता नहीं। हाँ, बिल्कुल। इसके उलट ग्रेनाइट जैसी चट्टानें ठोस होती हैं, उनमें कणों के बीच जगह नहीं होती, असरंध्र। लेकिन अगर उनमें बड़ी बड़ी दरारें या जोड़ हों तो पानी उन दरारों से होकर बह सकता है। तो ऐसी चट्टान असरंध्र होते हुए भी पारगम्य हो सकती है। दिलचस्प। तो ये चट्टान पर निर्भर करता है। और ये जल स्तर क्या चीज है? अक्सर सुनते हैं कि जल स्तर नीचे चला गया। ये जमीन के नीचे उस लेवल या सतह को कहते हैं जहां से चट्टान पानी से पूरी तरह भरी हुई होती है, सैचुरेटेड। अच्छा, जहां पानी शुरू होता है। हाँ, इसके नीचे चट्टानों के सारे छिद्र और दरारें पानी से भरे होते हैं। ये जल स्तर एक अदृश्य झील की सतह जैसा है जो किसी अपारगम्य परत के ऊपर टिका होता है। इसकी गहराई जगह जगह बदलती है। पहाड़ों के नीचे ये ज्यादा गहरा होता है, जबकि घाटियों और या निचले मैदानी इलाकों में ये सतह के करीब हो सकता है, जिससे दलदल भी बन सकते हैं। अच्छा। और हाँ, मौसम के साथ ये ऊपर नीचे होता रहता है। बारिश में बढ़ता है, सूखे में घटता है। जिस पारगम में चट्टान में ये पानी जमा होता है और बहता है, उसे जलवृत, एक्वाफर कहते हैं। जलवृत, एक्वाफर, ठीक है। और जमीन से पानी बाहर कैसे आता है? आपने झरनों का जिक्र किया था। हाँ, झरने, स्प्रिंग्स, ये वो जगह हैं जहाँ जल स्तर प्राकृतिक रूप से जमीन की सतह से मिल जाता है और पानी बाहर फूट पड़ता है। प्राकृतिक निकास? हाँ, ये कई तरह के हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि चट्टानों की बनावट कैसी है और जल स्तर कहाँ पर है। स्रोतों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जहाँ झुकी हुई पारगम्य परत किसी अपारगम्य परत के ऊपर टिकी हो, वहाँ पानी किनारे से निकल सकता है, या जहाँ दरारें सतह तक पहुँचती हों। अच्छा। कभी कभी जमीन के अंदर कोई सख्त चट्टान जैसे डाइक पानी के रास्ते में आ जाती है और उसे ऊपर सतह की तरफ मोड़ देती है। चूना पत्थर वाले इलाकों में तो जमीन के नीचे बहने वाली नदियां भी अचानक सतह पर प्रकट हो सकती हैं। उन्हें पुनरुत्थान, रीसर्जेंस कहते हैं। पुनरुत्थान, वाह। और कुएं, वेल्स, ये तो इंसानों के बनाए होते हैं। हाँ, कुएं जमीन में खोदे गए गड्ढे होते हैं जो जल स्तर तक पहुंचते हैं। अगर लगातार पानी चाहिए तो कुएं को स्थायी जल स्तर, परमानेंट वाटर टेबल, यानी उस स्तर तक खोदना जरूरी है जहां पानी साल भर रहता है, सूखे मौसम में भी। सही है। पानी निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, खासकर सूखे इलाकों में जहां सतह पर पानी कम होता है। कुएं जीवन रेखा होते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने आर्टेशियन कुएं, आर्टेजियन वेल्स के बारे में भी सुना है, जिनमें पानी अपने आप ऊपर आता है। वो कैसे काम करते हैं? हाँ, आर्टेशियन कुएं ये खास तरह की कुएं हैं। इनकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। कैसे? सोचिए कि एक पानी सोखने वाली चट्टान, मतलब जलवृत, हाँ, दो पानी न सोखने वाली अपारगम्य परतों के बीच सैंडविच की तरह फंसी हुई है। हाँ। और ये पूरी संरचना एक कटोरे या बेसिन, सिंक्लाइन जैसी झुकी हुई है। अच्छा, कटोरी जैसी। हाँ, पानी इस जलवृत में किनारों से घुसता है जहां ये सतह पर खुला होता है। फिर पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पर नीचे की ओर बहता है और बेसिन के निचले हिस्से में जमा होता जाता है। नीचे वाली अपारगम्य परत उसे और नीचे जाने से रोकती है और ऊपर वाली परत उसे ऊपर आने से। तो पानी फंस गया और दबाव बनने लगा। बिल्कुल, जैसे किसी पाइप में पानी भरकर एक सिरा बंद कर दें। जलवृत में पानी पर जबरदस्त दबाव, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है। अब अगर आप इस बेसिन के निचले हिस्से में कहीं कुआं खोदते हैं तो जैसे ही वो जलवृत तक पहुंचता है, पानी ऊपर आएगा। हाँ, अंदर का दबाव पानी को तेजी से ऊपर धकेलता है और पानी बिना पंप किए ही फव्वारे की तरह सतह पर या उसके करीब तक आ जाता है। अरे वाह, फव्वारे की तरह। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट आर्टेशियन बेसिन इसका एक बड़ा उदाहरण है। जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये भेड़ पालन या बस्तियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका पानी गर्म या खनिजों से भरा हो सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक गंभीर चेतावनी भी है जो इन स्रोतों से उभरती है। क्या? वो है भूजल का अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। इंसान कुओं से जितनी तेजी से पानी निकाल रहा है, उतनी तेजी से बारिश का पानी रिसकर उस भंडार को भर नहीं पा रहा। नतीजा, कई इलाकों में जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है,
कुएं सूख रहे हैं और हम भविष्य के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। सही बात है। ये छिपा हुआ संसाधन है, इसलिए शायद ध्यान कम जाता है। हाँ बिल्कुल, इसका दुरुपयोग और भी आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है, वृहद संचलन उस मलबी को ढलानों से नीचे लाता है, और भूजल सतह के नीचे खामोशी से बहता हुआ भी इन प्रक्रियाओं और हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। ये सारी ताकतें मिलकर लगातार हमारी पृथ्वी के नए नक्श बदल रही हैं। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सब आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। हाँ, अपक्षय मलबा देता है, पानी उस मलबे को खिसकाने में मदद करता है और भूजल के रूप में जमा भी होता है। साथ ही मानवीय गतिविधियां, चाहे वो जंगलों की कटाई हो या अंधाधुंध पानी निकालना, इन प्राकृतिक संतुलनों को कैसे बिगाड़ सकती हैं, ये भी इन स्रोतों से साफ जाहिर होता है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों और पृथ्वी पर हमारे बढ़ते कदमों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये बड़ा सवाल है। हम इन प्रक्रियाओं को समझ तो रहे हैं, पर क्या हम अपने तौर तरीकों को इनके मुताबिक ढालने को तैयार हैं? ये सवाल शायद आगे सोचने के लिए है।